चलिए, तो आज जो है आपकी एक नई यूनिट स्टार्ट करनी है अपने को ना। वो यूनिट तो ख़त्म हो गई, लैडर ऑपरेटर वाली। ठीक है, उस यूनिट में हम लोगों ने सी जी कोफिशिएंट्स भी पढ़ लिए, और सी जी कोफिशिएंट्स कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, सी जी कोफिशिएंट्स के अगर सवाल आएंगे तो वही सवाल आएगा जो मैंने आपको समझा दिया, तो उसके अलावा ज़्यादा कोई आपको दिक्कत लेनी नहीं है ना। तो एक तरीके से सेक्शन ए मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। सेक्शन ए इज नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन बी की ओर मुख करेंगे और उसी तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है ना। सेक्शन सी, सेक्शन बी में क्या है? एक और चीज़ रह गई सेक्शन ए में। वैसे जो अपन ने एक चैप्टर छोड़ा हुआ है ना, वो जो एक चैप्टर अपन छोड़ते हैं ना, उस एक चैप्टर में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आता है। हालांकि वो तुम लोग चाहो तो कर लो, वरना कोई बात नहीं। वो उस चैप्टर का मैं सवाल बाद में करवा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, पहले सेक्शन बी की ही बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में जो पहला टॉपिक आपका है पहले चैप्टर का, वो है वेरिएशनल प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल की बात करते हैं आज अपन। ठीक है, हेडिंग दो, वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये कुछ अप्रोक्सीमेशन मेथड कहलाते हैं जो एनर्जी के सॉल्यूशन करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जो एक चैप्टर अपन ने छोड़ा है ना सेक्शन बी में। हम लोग नॉर्मली एक चैप्टर छोड़ते हैं, सेक्शन बी में 4 चैप्टर होते हैं। उन 4 यूनिट्स में से हम केवल 3 ही यूनिट्स पढ़ते हैं, एक यूनिट को छोड़ते हैं। तो जो एक यूनिट अपन ने छोड़ी है उसमें टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है। ठीक है ना। और ना बाकी तो अपन ने 3 चैप्टर पढ़ लिए, 3 यूनिट पढ़ ली। तो इसके बाद जो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है, ये सब जो है मेथड कहलाते हैं। ठीक है ना। इन मेथड्स के बाद में इसी तरह का एक मेथड जिसका नाम है वेरिएशनल मेथड, ये सब अप्रोक्सीमेशन मेथड कहलाते हैं, जो अप्रोक्सीमेटेड एनर्जी निकालते हैं। अप्रोक्सीमेटेड एनर्जी। अब वेरिएशन मेथड लिखो क्या होता है, इसके सवाल आपके एग्जाम में भी आते हैं, CSIR नेट में भी आते हैं और आपके यहाँ भी आते हैं। CG कोफिशिएंट्स तो आपके CSIR नेट में नहीं आते हैं, बट ये वेरिएशनल मेथड जो है आपके नेट के एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लेना। हेडिंग दो, वेरिएशनल मेथड। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया आज से अपना, है ना। यूनिट नंबर अपनी तो 4 है, सिलेबस की 5 है, अपनी 4 है। अपन चौथी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज सिंपल सा मेथड है, दिस इज ऑल्सो एन अप्रोक्सीमेशन मेथड। दिस इज ऑल्सो एन अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये भी एक अप्रोक्सीमेशन मेथड ही है इन परटर्बेशन थ्योरी। आप लोगों ने पढ़ी थी परटर्बेशन थ्योरी, तो उसमें क्या था, इन परटर्बेशन थ्योरी, उसमें क्या चीज़ थी परटर्बेशन थ्योरी में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एक मिनट होल्ड करना तुम लोग।
देखो, so it is very difficult, it is very difficult to calculate हायर ऑर्डर करेक्शन। मतलब हायर ऑर्डर करेक्शन को कैलकुलेट करना वहाँ डिफ़िकल्ट हो रहा था। हम लोग वहाँ पर जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं, अधिकतम से अधिकतम सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर करेक्शन के बाद तो हम कोई करेक्शन निकालते ही नहीं है उसमें, है ना। इसका मतलब हायर ऑर्डर करेक्शन निकालना हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर था उस स्थिति में, ठीक है ना, परटर्बेशन थ्योरी में। एंड लोअर ऑर्डर करेक्शन आर नॉट सफिशिएंट, एंड लोअर ऑर्डर करेक्शन आर नॉट सफिशिएंट, और लोअर ऑर्डर करेक्शन जो है वो सफिशिएंट नहीं थे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। सो वी यूज वेरिएशनल मेथड। तो इस स्थिति में हम लोगों ने क्या करा, वेरिएशन मेथड यूज लिया। सो वी यूज वेरिएशनल मेथड, ठीक है ना। सो वी यूज वेरिएशनल मेथड। अब इस मेथड में क्या करना है अपने को, इस मेथड में सबसे पहले प्रमुख रोल होता है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एनर्जी का, मतलब हैमिल्टोनियन का। सो इफ हैमिल्टोनियन इज टोटल, मतलब इफ H इज टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम, then here we use हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब बार बार प्रयास करके कुछ सफलता मिले ऐसा कुछ मेथड, इन वेरिएशनल मेथड। मतलब हमें पता नहीं है वेव फंक्शन क्या है, हम अपने मन से मानेंगे। क्या करते हैं, मान लो अगर हमारे पास ट्रायल वेव फंक्शन जो है, सो द ट्रायल वेव फंक्शन, मतलब हमने अपने हिसाब से मान लिया वेव फंक्शन, ट्रायल फंक्शन मान लो हम लोग अपने हिसाब से मान लेते हैं कुछ साइन, और वो जो साइन है ना वो किसी कांस्टेंट अल्फा पर डिपेंड करता है, वेयर अल्फा इज वेरिएशनल पैरामीटर। वेरिएशनल पैरामीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्थिति में एवरेज एनर्जी निकालनी पड़ेगी, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। कैसे निकालते हैं, वेव फंक्शन, फिर हैमिल्टोनियन, और फिर इसके बाद में फिर वेव फंक्शन अपॉन नॉर्मलाइज्ड। वैसे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होता है, इसलिए डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो हमेशा 1 ही होगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। नाउ इफ डिपेंड ऑन वेरिएशनल पैरामीटर, इट डिपेंड्स ऑन क्योंकि अब ये जो आप निकालोगे ना ये हमेशा अल्फा पर डिपेंड होगा। इट मतलब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, सो इट डिपेंड ऑन वेरिएशनल पैरामीटर। तो ये किस पर डिपेंड करता है, वेरिएशनल पैरामीटर पर डिपेंड करता है, और वो है अल्फा।
So using variational method, so using वेरिएशनल मेथड, चलो यूज़ करते हैं। वी कैन कैलकुलेट, इस मेथड की सहायता से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। नॉर्मली हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वेरिएशन मेथड से, मतलब लोएस्ट एनर्जी। लिख लो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, क्योंकि हाई एनर्जी पे इतना वर्क नहीं करता ये, पर ये लोअर एनर्जी पर अच्छा वर्क करता है, इसलिए इस मेथड का यूज़ नॉर्मली लोअर एनर्जी निकालने के लिए करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब कि हमें पता नहीं है कि लो एनर्जी क्या है, तो मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन काम में लेंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अल्फा कोई कांस्टेंट है तो उसको हटाना पड़ेगा। सो फॉर विच एनर्जी इज मिनिमम, तो अल्फा कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन आपको काम में लेनी है, और इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस पैरामीटर के ऊपर आपका फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और जीरो के बराबर पुट कर देते हैं, तो उससे अल्फ़ा निकल जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, आफ्टर कैलकुलेटिंग अल्फ़ा पुट दिस इनटू इक्वेशन 1। कहाँ से निकालोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 से निकालोगे, एंड पुट इट इनटू इक्वेशन 1 और 1 में पुट कर दो। जैसे आप 1 में पुट करोगे तो वो मिनिमम एनर्जी आ जाएगी, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी। और इस बार जो आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाली है ना, वो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी से या तो बराबर हो सकती है या फिर बड़ी हो सकती है, बड़ी या फिर बराबर ही होगी, छोटी तो कभी नहीं होगी। सो दिस कैलकुलेटेड एनर्जी, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपने कैलकुलेट करी वेरिएशन मेथड से, और ये एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी से बड़ी या फिर बराबर होगी, एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी से बड़ी या फिर बराबर हो सकती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो आप लोगों ने एनर्जी निकाली है वो बड़ी या बराबर होगी एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी से। सो वी कैन कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी we can calculate ground state energy only by using वेरिएशनल मेथड। एक सवाल के माध्यम से आप समझेंगे इस चीज़ को कि ये मेथड होता क्या है। ये तो थ्योरी है, अब स्टेप बाय स्टेप आपको एक सवाल करवाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन है जिसके सहायता से आप लोग समझ सकते हो कि ये मेथड कैसा होता है, क्या होता है, क्या यूज़ होता है, कैसे काम करता है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ 1-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर using variational method।
देखो अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें हैमिल्टोनियन का। तो आपको ये पता होना चाहिए हैमिल्टोनियन जो होता है ना, ये एक ऑपरेटर है और ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, p² अपॉन 2m होती है, ये बात तो तुम्हें पता ही है ना। और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तुम्हें ये बात पता है ना पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है हाफ kx², जहाँ पे k जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है m⍵²। ये फिक्स होता है, ये बीएससी में पढ़ते हैं हम लोग, याद रखना। जहाँ पर m उस ऑसिलेटर का मास है, ओमेगा इसकी फ्रिक्वेंसी और ये x², ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ m⍵²x², इस तरीके से ये होगा। अब हमारे पास एक ट्रायल वेव फंक्शन, हमेशा याद रखना हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है ना उसकी वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। तो हम लोग आगे भी बहुत कुछ होता है बट हम लोग ट्रायल मान रहे हैं। ट्रायल का मतलब ये होता है कि अपने हिसाब से हम कुछ मान सकते हैं। तो वैसे इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है वेव फंक्शन का बेटा, कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियल की पावर x पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर कुछ होता है तो उसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का ट्रायल वेव फंक्शन हमेशा इस तरह का मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब समस्या ये कि ये ए क्या चीज़ है, तो ए तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू आप लोग सब जानते हो कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन करके हम लोग निकालते हैं। तो यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, उससे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज ले लो, क्या होती है वो ये होती है कि जिस स्पेस में आपका वेव फंक्शन वर्क कर रहा है उस स्पेस में आप लोग क्या करें, साइन स्टार साइन बराबर 1 कर दें। और वन डायमेंशनल सिस्टम है, इसलिए वन डायमेंशन के लिए क्या होता है, dx काम करेगा बराबर 1। आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जाएगा, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जाएगा। तो अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो माइनस से प्लस, ये ए स्टार, यहाँ पे कहीं पर भी कोई आयोटा नहीं है इसलिए सिंपली ये हो जाएगा, और ये बिना उसका बराबर 1। देखो ये इनफाइनाइट इंटीग्रल है। इनफाइनाइट इंटीग्रल जो होते हैं ना बेटा, ये तो देखो पावर्स ऐड हो जाएगी ना, तो सिंपली इसको ऐड कर दो। अब सुनना मेरी बात, इनफाइनाइट इंटीग्रल्स इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं, बट फिर भी तुम लोग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। a² बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बाहर ले लो और लिमिट को लगा दो 0 से लेके इनफाइनाइट। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट है लिमिट और इवन फंक्शन है, तो याद रखना अगर लिमिट माइनस से प्लस सिमेट्रिक लिमिट है और यहाँ पर कोई इवन फंक्शन होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद द 0 से लेके इन्फिनिट वो फंक्शन। इवन का मतलब ये होता है कि अगर x को माइनस एक्स में रख दोगे ना तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आए, उसे इवन फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो x की जगह आप माइनस एक्स भी रख दोगे ना तो कोई फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, वो स्क्वायर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, बराबर 1 a² मल्टीप्लाई विद 2 करो एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा, उसका मल्टीपल आ गया जाएगा dx, ठीक है। अब देखो ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाओगे आप, बिकॉज ऊपर x² है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक अलग तरीका है, एक अलग फॉर्मूला है। जब भी इनफाइनाइट इंटीग्रल आ जाए तो ऐसे मत सॉल्व किया करो इसको गामा फंक्शन फॉर्मूले सॉल्व करते हैं हमेशा। अब गामा फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो समझना ध्यान से। अगर मान लो 0 से इनफाइनाइट लिमिट लग रही है, x की पावर m है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस अल्फा x की पावर n है और dx है, तो इसको सिंपली हम लिखते हैं 1/n गामा m + 1/n
अपॉन एल्फा टू द पावर m प्लस वन अपॉन n। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब तुम समझो भाई गामा क्या होता है। तो देखो गामा जो है ना n प्लस एन बराबर होता है, सॉरी n प्लस वन बराबर होता है n गामा n। हमेशा याद रखना n प्लस वन बराबर क्या होता है n गामा n। जहाँ पर n जो है ना वो हाफ इंटीजर है। क्या है? हाफ इंटीजर। हाफ इंटीजर का मतलब ये होता है 1/2, 3/2, 5/2 ऐसा कुछ। और इसी स्थिति में आपको याद है गामा 1/2 का वैल्यू हमेशा कितना होगा अंडर पाई। पर अगर गलती से n जो है ना वो इंटीजर आ गया, मतलब 1 2 3 0 जो भी है मतलब, तो इस स्थिति में n प्लस वन का वैल्यू जो होता है ना गामा वो होता है फैक्टोरियल n, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप लोग यूज़ करो इस फॉर्मूले को। तो देखो इस फॉर्मूले में m बराबर 0 है क्योंकि x देखो यहाँ पर dx है ना, यहाँ भी dx है। तो अल्टीमेटली x की पावर 0 ही तो है क्योंकि 1 लिखा हुआ है ना, तो m बराबर 0। एक्सपोनेंशियल है, अल्फा क्या चीज़ है, आपको माइनस साइन का जो मल्टीपल है वो अल्फा है। तो यहाँ जो अल्फा है वो यहाँ पर 2 अल्फा है, और जो n है वो अल्फा की मल्टीपल x का मतलब 2 है, वो 2 आ रहा है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन सोल्व करना बहुत आसान हो गया। 1/n मतलब 1/2, ठीक है। एंड गामा m के 0 प्लस 1/n मतलब 1/2 अपॉन अल्फा, अल्फा मतलब 2 अल्फा, इसकी पावर m प्लस 1/n। तो इसका मतलब ये हुआ बराबर 1। तो इसका मतलब ये हुआ 2 से 2 गया, ये a स्क्वायर, ये हो गया अंडर पाई। गामा हाफ का वैल्यू कितना था अंडर पाई अपॉन ये हो गया अंडर 2 अल्फा बराबर 1। और इसके बाद में a बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, अल्टीमेटली यहाँ से सोल्व करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4। ये आप लोग सोल्व करके निकाल सकते हो। जैसे आपके पास में अल्फा आ गया, इस a आ गया, इसका मतलब ये हुआ सो ट्रायल वेव फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, जो कि अल्फा पर डिपेंडेंट है, एक्स पर डिपेंडेंट है, वो क्या हो गया 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/2 1/4 और एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग लगाएंगे हमारा वैल्यू, मतलब एवरेज एनर्जी मतलब साइन एच। अब ये तो 1 हो गया ना नीचे वाला, क्योंकि आपने फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कर दिया। तो नॉर्मलाइज्ड करने के बाद वैसे भी नीचे की वैल्यू 1 हो जाएगी। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और हमने नॉर्मलाइज्ड कर दिया। अब मुझे ये निकालना है, तो पहले मेरे पास h है, तो मैं क्या करूँगा h को पहले साइन पर ऑपरेट कराऊंगा। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और साइन क्या चीज़ है तुम्हारे पास, साइन है तुम्हारे पास बेसिकली, इसको एक हमको साथ में करा दो ऑपरेट। तो यहाँ पर भी साइन लिख दो और यहाँ पर भी साइन लिख दो, ठीक है। तो 1/1 सोल्व करेंगे इसको हम पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना ऐसे, प्लस साइन हाफ m ओमेगा स्क्वायर अब इसको सोल्व करना है, देखो करेंगे सोल्व। तो ये साइन और ये एच कैप और ये साइन, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को सोल्व करना है। ओहो अभी तो ये सवाल बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए। ओहो इट्स टू बिग लॉन्ग, बहुत सवाल है। एनीवे चलो कोई नहीं, इसको फिर कल करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। यहाँ पे इसको होल्ड रखो। इसको
बार बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब जाके आएगा ये सवाल। वेरिएशनल के सवाल बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, इसलिए इसको यहीं पे होल्ड रखो। यहीं से कल स्टार्ट कर दूंगा मैं, ये सवाल पूरा कैसे होगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आएगी इसकी, ये मेथड समझ लेना आज। इसका सवाल हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। क्या हुआ? तो एक बार फिर से देखा ना नीचे तक। देखो वन बाय वन देखो, ये पहली स्लाइड है, नीचे आ जाओ धीरे धीरे। ठीक है, अब इसमें ये करना है इंटीग्रेशन, टाइम लगेगा इसमें क्योंकि बहुत बड़ा ही है। ठीक है, करते हैं कल। अटेंडेंस दे दो।